संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तैयारी के साथ बिहार की चुनावी राजनीति में कदम रखा था, हमें लगता है कि जो जिस चार विधानसभा में उपचुनाव हुआ है उसके नतीजे बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार का डगर मुश्किल भरा है। और मुश्किल भरा ही नहीं है, इन चार जगहों के उपचुनाव में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर के लिए जो आरोप पहले से लगते रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है, उस आरोप को कहीं न कहीं परिणाम मजबूती प्रदान किया है। वो वजह रही हो या नहीं रही हो, लेकिन परिणाम यही दिखा रहा है कि प्रशांत किशोर उस वोट को जोड़ने में नाकामयाब रहे जिस वोट की चमक दमक के सहारे वो बिहार बदलने का सपना लोगों को दिखा रहे थे। जी हां, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि प्रशांत किशोर की जो विधा है, या यूं कहें प्रशांत किशोर जिस तरीके की स्ट्रेटजी बनाने को लेकर देश में चर्चा में हैं, बने हुए हैं, हमें लगता है कि वो स्ट्रेटजी कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल हो रहा है। फेल हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस स्ट्रेटजी में उन्हें लग रहा था कि कम से कम एक सीट तो जीत लेंगे, और उन सीटों पर उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और वो सीट बेलागंज था, इमामगंज नहीं था, बेलागंज था। जिस बेलागंज में सबसे ज़्यादा उन्होंने सभा भी की, जिस बेलागंज की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपनी तमाम हुनर और कौशल उसके पास जो भी हो सकता था वो सारा कौशल भी उन्होंने लगा दिया। चुनाव के ठीक रात को मुस्लिम मतदाता कंफ्यूज करें कि सुरेंद्र यादव का बेटा चुनावी मैदान में कहीं नहीं है, या फिर आरजेडी का एक जिला का अध्यक्ष के हवाले से एक पत्र जारी होता है। मतलब हर स्तर पर खेल खेला गया बेलागंज में, पैसे से लेके तकनीक तक, जो जिसके विशेषज्ञ माने जाते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन मुसलमानों को छोड़कर जिन सवर्णों पर उन्होंने भरोसा किया था, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जो जिसकी अच्छी खासी आबादी है, जिनका लक्ष्य हमेशा रहा पिछले 35 वर्षों से कि किसी तरीके से सुरेंद्र यादव को हरा दें, और उसमें एक चेहरे के रूप में उन्होंने प्रशांत किशोर ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया जो 2010 के चुनाव में बड़ी कह सकते हैं कम वोट से, बहुत ही मामूली अंतर से चुनाव हार गया था। उस दौर में कहीं न कहीं तीर छाप को लेकर हेमंत सोरेन के चिन्ह को लेकर कन्फ्यूजन हुआ, और उसी की वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार प्रशांत किशोर ने वही दाव खेला, लेकिन सवर्णों ने पूरी तौर पर नकार दिया। रिजल्ट क्या हुआ? मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अगर जीत जाती तब तो थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल डगर होता उन लोगों के लिए। लेकिन जदयू के जीतने के बावजूद भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं कि हम लोग ठगे गए। ठीक इसी तरीके की बात तरारी में भी और रामगढ़ में भी देखने को मिला। तरारी में सवर्ण प्रत्याशी को उतारकर उनकी कोशिश थी कि सुनील पांडे के बेटा को हम हराने में कामयाब हो जाएंगे, तो हम पर जो आरोप लगता है बी टीम का वो शायद ना लगे, वो उसको हम कंपनसेट कर लेंगे। एक तरफ आरजेडी को हराएंगे, दूसरी तरफ भाजपा को हराएंगे, तो वो कंपनसेट कर देगा कि देख लीजिए। इसलिए उन्होंने वहां राजपूत उम्मीदवार उतारा, लेकिन राजपूत उम्मीदवार का जमानत ही जब्त नहीं हुआ। राजपूत के गांव में 100 वोट भी उसको नहीं पड़ा। तो अन्य कास्ट के जो लोग थे
क्योंकि भाई जो समीकरण है, जरा उस समीकरण को प्रशांत किशोर ने जज नहीं किया कि वहाँ के सवर्ण उम्मीदवार खड़े करने के बावजूद भी सवर्ण का वोट को बांटना प्रशांत किशोर के बूते की बाहर की बात है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी से वहाँ का समीकरण कुछ ऐसा रहा है जहाँ सवर्ण किसी भी परिस्थिति में माले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और उसमें भी राजू यादव को तो सवाल ही नहीं पैदा लेता। सुदामा वाले मामले में थोड़ा वो सॉफ्ट प्रवृत्ति के रहे हैं तो उनको लोग स्वीकार कर ले, वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन इस हद तक राजनीति में वहाँ के सवर्ण नहीं उतरते थे कि भाई उनके लिए कुछ भी कर जाए। फिर सुनील पांडे भी फैक्टर था, वो सारा फैक्टर यहाँ फील हुआ। तो जो तरारी में जो मुसलमानों का यूथ जुड़ा था, चारों कंस्टिट्यूंसी में मुसलमान इसके साथ था, एक सीट देने से चारों कंस्टिट्यूंसीज में मुसलमानों का कुछ न कुछ वोट ही नहीं मिला कि भाई मुसलमान को टिकट दिया है। लेकिन मुसलमान सबसे ज़्यादा छले हुए महसूस कर रहे हैं। मुसलमान को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ जाने की वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ, इमामगंज सीट का भी नुकसान हुआ और बेलागंज सीट का भी नुकसान हुआ। ये दो ऐसी सीटें थी जहां अगर मुसलमान आरजेडी के साथ खड़ा रहता तो वो चुनाव जीत सकते थे। तो ये अलग बात है कि वहां सामने हम था, यहां जदयू, तो उतनी कसक नहीं है मुसलमानों में, लेकिन मुसलमानों में कसक है। और ये रिजल्ट प्रशांत किशोर को इन लार्ज, जब 243 जगहों पर वो चुनाव लड़ेंगे तो अब मुसलमानों का वो साथ नहीं मिलेगा जो साथ इन 4 विधानसभा के उपचुनाव में मिला। क्योंकि इस चुनाव के परिणाम ने ये साफ दिखा दिया कि आज ये 4-0 का जो रिजल्ट है उसमें कहीं न कहीं आरजेडी या महागठबंधन को अगर नुकसान हुआ है तो इसका लाभ एनडीए को मिला है, मतलब बीजेपी और जदयू को मिला है। ये मुसलमान बाय इलेक्शन में भले स्वीकार कर लिया, 2025 के इलेक्शन में नहीं लगता है हमको कि स्वीकार कर पाएंगे वो। उसी तरीके से रामगढ़ में देखिए ना, कुशवाहा उम्मीदवार कुटारी, कुशवाहा भी उसको वोट नहीं दिया, क्योंकि कुशवाहा का लक्ष्य था कि भाई बीजेपी के साथ जो उनका कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन जो लोकसभा चुनाव में टूटा हुआ दिखा और उसका असर हुआ कि हारे, कई जगह चुनाव हारा। तो उनके लिए वो एक गिल्टी था, गिल्टीनेस था, उसको अपराध बोध था, तो वहाँ कुशवाहा ने साथ नहीं दिया। तो ये तो तय हो गया कि प्रशांत किशोर को सवर्णों का साथ वहीं मिलेगा जहाँ कोई सवर्ण की राजनीति प्रभावित नहीं होगी। जैसे इमामगंज में जहाँ से रहने वाला उनका प्रत्याशी है वहाँ तो पूरी तरह से हारा है, वहाँ तो उसकी जमानत जब्त हो गई। बेलागंज जहाँ से वो है, वोट मिला उसको सबसे ज़्यादा इमामगंज में, इमामगंज कंस्टिट्यूंसी में इमामगंज ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोट मिला। वजह क्या रहा कि पासवान जो भी संख्या थी, सबसे ज़्यादा सवर्ण पूरी तौर पर, राजपूत की अच्छी खासी आबादी है, राजपूत पूरी तौर पे, राजपूत की वजह से वहाँ राजपूत का जो अपना सवर्ण मुसलमानों का जो एक रिश्ता है वो भी उसके साथ गया। फिर जीतन राम मांझी की जो राजनीति रही है ना, वो राजनीति फंसने फंसाने वाली राजनीति रही है। इस वजह से जो लोग उनसे प्रताड़ित थे, केस मुकदमा कराने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो वो सारे लोग भी प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के साथ आ गए, तो उन्होंने खींच दिया, अच्छी वोट उन्होंने ले आई। तो ये समीकरण उनको पूरे बिहार में, भले ही जो दलितों के लिए आरक्षित सीट है उन सीटों पर मिल जाए, क्योंकि वहाँ कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है और किसी को किसी के वोट देने से कोई हार जीत का वो मसला नहीं बनता है। क्योंकि दलित राजनीति जहाँ जहाँ दलित कंस्टिट्यूंसी जहाँ कहीं भी है, वहाँ सिर्फ इसी बात की समझदारी रहती है कि दलित राजनीति तो दोनों दलित ही, जो खड़ा होगा दलित ही खड़ा होगा। ऐसे दलित के साथ खड़े रहिए जो सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर नुकसान सवर्णों को नहीं पहुंचाए। थोड़ा सॉफ्ट दलित का चेहरा वो पसंद करता है, इसलिए यहाँ पर इमामगंज में इनको इतना वोट है। यहाँ कोई इनकी रणनीति का सफलता नहीं है,
यहाँ कोई ऐसा उन्होंने चमत्कारिक कॉम्बिनेशन बनाया, ऐसा भी नहीं है। वहाँ परिस्थिति ऐसी थी कि सवर्णों ने, मुसलमानों में भी, कुछ कुशवाहा में भी लोगों ने इनको वोट कर दिया, क्योंकि राजद को जीतने, एक बराबर ये भी था कि राजद को वोट नहीं करना है और हमें मांझी को भी वोट नहीं करना है। तो एक विकल्प इनको नजर आया तो इन्होंने वोट कर दिया। तो ये विकल्प उनको दलित कंस्टिट्यूएंसीज में ही मिलेगा। सामान्य कंस्टिट्यूएंसीज में फिर वही फैक्टर होगा कि इनके वोट देने से राजद हार तो नहीं जाएगा, या फिर इनके वोट देने से राजद जीत तो नहीं जाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति इसी दो फैक्टर पर टिका हुआ है। राजद जीत तो नहीं जाएगा, राजद हार तो नहीं जाएगा। वोट पूरी तौर पर इसी तरीके से शिफ्ट करता है। 5 वर्षों में जितना भी गिला शिकवा हो, जो भी हो, गुस्सा हो, सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी हो, सब कुछ है, लेकिन ईवीएम पर जाने से पहले बस 2 ही इशूज हैं। पहला इशूज कि राजद जीत तो नहीं जाएगा, दूसरा इशूज राजद हार तो नहीं जाएगा। तो मुसलमानों के लिए राजद हारने वाली बात है, यादव के लिए हारने वाली बात है, और अन्य जितनी जातियां हैं वो जो है सो राजद जीत तो नहीं जाएगा, इस फोबिया से वोटिंग करते हैं। और इस प्रदेश की जनता अगर तीसरे मोर्चे की तरफ देखती है तो तीसरा मोर्चा जैसे नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की राजनीति क्या है? अगर बीजेपी के साथ हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं होने देते, वो अपने तरीके से गवर्नेंस को चलाते हैं, इसलिए लोग सुरक्षित महसूस करता है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, आम लोग भी सुरक्षित महसूस करते हैं। ज़्यादा इधर उधर नहीं करता है बाएं दाएं लोग, यही लोग कहता है अरे शांति से घर में है ना, अपना रोजगार धंधा पानी कर रहा है ना। उसी तरीके से जब वो राजद के साथ आते हैं तो यादवों को नहीं चलने देते हैं, यादव पर पूरा लगाम लगा कर रखते हैं। यादव अधिकारी से लेके यादव जहाँ कहीं भी कुछ घटना घटी तो और भी मतलब आरजेडी बीजेपी के साथ रहने पर थोड़ा सॉफ्टनेस भी रहता है प्रशासन का, मुख्यमंत्री आवास से उतना दबाव भी नहीं रहता है। लेकिन अगर जब आरजेडी के साथ नीतीश रहते हैं और यादव कहीं से कुछ इस तरीके की बात सामने आ जाए तो पूरे बुलडोजर से कुचलने जैसा एक्शन करते हैं वो। उसकी वजह यही है कि हमें हमेशा दिखते रहना है कि हम जिसके साथ हैं उसमें कहीं न कहीं इस बात का संकेत रहना चाहिए कि हमारी जनता सुरक्षित है। तो प्रशांत किशोर के लिए बिहार में अगर स्पेस बनाना है, बिहार की राजनीति में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी इस बात को है कि उसे कोई चंद्रगुप्त ढूंढना पड़ेगा। चाणक्य की भूमिका में वो हैं, लेकिन जब तक वो कोई चंद्रगुप्त ढूंढ नहीं लेते हैं बिहार में, तब तक उनकी राजनीति देख ही लिए कि एक तो घोषित हो गई कि बी टीम है, इस वजह से उनका जो मुसलमानों पर जो मेहनत था सारा मेहनत खत्म, 0/0, कोई हवा नहीं देगा अब। तो इसलिए प्रशांत को अगर बिहार की राजनीति में टिके रहना है तो उनको अपनी राजनीति में बिहार स्तर पर कोई ऐसे चेहरे को सामने लाना होगा। ये कार्यकारी अध्यक्ष काम करें, जितना ही रिटायर वाला है सबसे काम चलने वाला नहीं है। कोई ऐसा मटेरियल सामने लाइए जो अपने बल पर कोई सभा करे तो 4 से 5 हजार 10 हजार आदमी को जुटा सके। इस तरीके का कोई फायर ब्रांड नेता को आप ढूंढिए। कई इशू आते हैं और अब हो गया, जितने यात्रा करना था आप यात्रा कर लिए। अब सवाल है यात्रा के सहारे जो आपने कार्यकर्ताओं को समेटा है या जो भी कार्यकर्ता आप बनाए हैं, अब आंदोलन के स्वरूप के रूप में आपकी राजनीति होनी चाहिए कि हर उस फैसले पर, हर ऐसी घटना पर ट्विटर और बयानबाजी नहीं, सड़क पर जनसुराज उतरे तो हमें लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनौती पेश करने की बात ये सोच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का मैनेजमेंट इनके पास में है, इसलिए तो 10% ये वोट मिला है ना, जो कुछ भी वोट आया। इतनी तो बात है कि एक हवा प्रभाव मंडल तो इन्होंने बना लिया है और प्रभाव मंडल की वजह से कुछ न कुछ चीजें सामने आ रहे हैं। लेकिन समग्रता में अगर प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में 2025 को लेकर अगर कुछ नई चीजें करनी है तो फिर चाणक्य को चंद्रगुप्त की तलाश शुरू कर देनी चाहिए।